किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर जो थ्रिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है। बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हम थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि थ्रिप्स को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया आजकल। क्योंकि पहले क्या करते थे, हम टेक्निकल का कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड लाते थे, स्प्रे करते थे, थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, थ्रिप्स ने जो भी कीटनाशक है उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, जिससे वो कीटनाशक बेअसर हो गए। वो कोई काम नहीं करते हैं, करते भी हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं और फिर उसी रफ्तार से जो थ्रिप्स है वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे, जिनको फॉलो कर आप बहुत हद तक थ्रिप्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो यदि आप टेक्निकल जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड है, रासायनिक कीटनाशक है, उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप पूरी तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ जो मैं प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगा, जिनको आप फॉलो करके काफी हद तक जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल जो कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड है, उनकी हम बात करेंगे कि इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, वो भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंट्रोल क्या है, थ्रिप्स पर जो काम करता है, तो थ्रिप्स को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे कंट्रोल करें वो हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम इसको फिर लास्ट में जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है, केमिकल कंट्रोल की भी बात करेंगे। जो कुछ आधुनिक कीटनाशक है, नए कीटनाशक है जो इस पर काम करते हैं थ्रिप्स पर, हम उसकी भी बात करेंगे। तो थ्रिप्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि थ्रिप्स का मैनेजमेंट आप सही ढंग से कैसे कर पाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, हम इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। इनमें से आप जो फॉलो कर सकते हैं, जो आप अपना सकते हैं, उनको आप अपनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आप हर एक प्रैक्टिस को आप फॉलो करें या कर पाएं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनमें से जो जो आप कर सकते हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो जो थ्रिप्स है वो बहुत ही अच्छे से आपकी फसलों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम थ्रिप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, थ्रिप्स क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल आकार का एक छोटा सा कीट होता है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए, थ्रिप्स कई तरीके के पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा वेस्टर्न फ्लोवर थ्रिप्स, जिसको हम ब्लैक थ्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ आता है ऑनियन थ्रिप्स, जो प्याज की फसल में काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, आप नाम से ही समझ सकते हैं। उसके साथ साथ एवोकाडो थ्रिप्स या हमारा सिट्रस थ्रिप्स। और देखिए, जो हमारा वेस्टर्न फ्लोवर थ्रिप्स यानी कि ब्लैक थ्रिप्स है या ऑनियन थ्रिप्स है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है अदर जो थ्रिप्स है उनके मुकाबले। तो ये इस टाइप के थ्रिप्स होते हैं। और थ्रिप्स का अटैक हमें ज़्यादातर लगभग सभी वेजिटेबल्स क्रॉप पे तो देखने को मिलता है, और भी फ्रूट वाले फल वाले पौधों पर देखने को मिलता है, अन्य फसलों पर भी देखने को मिलता है। तो वेजिटेबल्स क्रॉप, स्पेशली मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक होता है थ्रिप्स का। और भी हमारी जो भी टमाटर के अंदर थ्रिप्स का अटैक हमें देखने को मिलता है, कपास के अंदर देखने को मिलता है, ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलता है। अदर जो वेजिटेबल्स क्रॉप है उनके अंदर भी जो थ्रिप्स का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। देखिए, थ्रिप्स की हम यदि स्टेज की बात करें तो देखिए, थ्रिप्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक एडल्ट होता है। एडल्ट के बाद जो एडल्ट है वो अंडे देता है, एग्स होते हैं। तो एग्स से क्या है कि पहले फर्स्ट इंस्टार लार्वा निकलता है, उसके बाद सेकेंड स्टार लार्वा बनता है, उसके बाद प्री प्यूपा बनता है, और फिर उसके बाद प्यूपा बनता है, और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके का इसका लाइफ साइकिल होता है। जो इसका प्यूपा या प्री प्यूपा होता है वो सॉइल में गिर जाता है नीचे, या दरारों में, या नीचे कोई कचरा है उस पर गिर करके वहां पे वो फिर नीचे गिर जाता है जमीन पर, और फिर वहां से वो एडल्ट निकलता है। तो इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए, जो थ्रिप्स है वो हॉट एंड ड्राई वेदर में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में जब ड्राई वेदर हो, जितना ज़्यादा ड्राई वेदर होगा यानी कि ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, ऐसे वेदर में आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होती है। तो ये आपको देखना है कि जो जब भी हॉट एंड ड्राई वेदर होगा, जब देखेंगे कि थ्रिप्स बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और बहुत तेजी से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। थ्रिप्स हमारी फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाता है? देखिए, थ्रिप्स क्या काम करता है कि ये हमारी पत्तियों पर छेद करता है। पत्तियों की ज़्यादातर ये निचली सतह पर बैठता है, तो वहाँ पे छेद करके जो हमारा सेल्स होती हैं पत्तियों की, उनका जो रस है उसको चूस जाता है। जैसे आप देखेंगे कि पत्तियां व्हाइटिश नजर आएंगी, सिल्वरी कलर की नजर आएंगी, या पत्तियां मुड़ने लगेंगी, ऊपर की तरफ को मुड़ने लगती हैं।
जब थ्रिप्स का अटैक होता है, और बाद में ये वायरस को भी इंजेक्ट कर देता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद होती है जब यदि हम इसको समय से कंट्रोल ना करें। तो इस तरीके से जो थ्रिप्स है वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बहुत बड़े पैमाने पर ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थ्रिप्स के बारे में है। देखिए अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें, कुछ हम प्रैक्टिसेज हैं कुछ जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो उनको जो थ्रिप्स है उसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा पहला मैंने बताया कि ये हॉट एंड ड्राई वेदर में काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। तो जैसे कि गर्मियों के मौसम में जब लू चलती है उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती है, हॉट वेदर भी होता है, ड्राई भी होता है। लू चलने का मतलब ये होता है कि जो हवा में ह्यूमिडिटी है, पानी की मात्रा है हवा में, वो बहुत कम है, तो इसलिए जो हवा है बहुत गर्म लगती है, तो उसको हम लू बोलते हैं, लू चलना। तो ऐसे वेदर में तेजी से ग्रो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस वेदर में, स्पेशली उस पर्टिकुलर वेदर में हम स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई स्प्रिंकलर का उपयोग करते भी हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। स्प्रिंकलर सिंचाई मतलब वर्षा विधि द्वारा सिंचाई। तो जब हम हॉट वेदर होता है, हम वर्षा विधि से सिंचाई करते हैं, तो वहाँ का जो आसपास का वातावरण है, हवा है, वो नम बनी रहती है, तो जिससे जो हमारा थ्रिप्स है वो भी उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो यदि पॉसिबल है तो उस वेदर में हम कर सकते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई का, क्योंकि उस टाइम पे हॉट वेदर होता है, ड्राई वेदर होता है, तो उस टाइम पे जो स्प्रिंकलर सिंचाई है वो अच्छी रहती है। अदर सीजन में उतना अच्छा नहीं रहता है। यदि आप वर्षा के मौसम में करेंगे, सर्दी के मौसम में करेंगे, तो फसलों पर डिजीज ज़्यादा अटैक करेंगे, क्योंकि पहले से ही जो हवा में मॉइस्चर है वो पहले से ही ज़्यादा होता है। ऊपर से आप स्प्रिंकलर सिंचाई कर रहे हैं और सनलाइट उतनी नहीं निकल रही है, तो फिर डिजीज अटैक करते हैं। लेकिन हॉट एंड ड्राई वेदर में क्योंकि लू से हमारी फसल बर्बाद होती है, तो हम उसको बचा सकते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई से हम जो हवा है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसको थोड़ा नम रख सकते हैं, जिससे थ्रिप्स भी कंट्रोल होता है और हमारी फसल भी लू से बची रहती है। तो उस टाइम के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा विधि द्वारा सिंचाई बहुत ही बेहतरीन रहती है थ्रिप्स को कंट्रोल करने में भी। उसके साथ साथ देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रॉप आप जरूर लगा सकते हैं, जैसे कि मक्का लगा सकते हैं, या कोई बाजरा लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं। कोई भी बॉर्डर क्रॉप जिसकी हाइट ज़्यादा हो, ऐसी कोई भी आप ले सकते हैं जो आप अपने एरिया में लगाते हो। तो वो चारों तरफ वो उस सीजन में होती है या नहीं होती है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी हाइट अच्छी जानी चाहिए। तो एक बॉर्डर क्रॉप आप ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो पड़ोसी के खेत से जो थ्रिप्स हैं वो आपके, या अन्य कीट हैं, सकिंग पेस्ट हैं, वो आपके खेत में आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉर्डर क्रॉप है तो थोड़ी उनको बाधा पहुंचती है, तो वो उतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे जो थ्रिप्स है या अन्य सकिंग पेस्ट है उनको कंट्रोल करने में। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फसलों के अंदर वीड्स कंट्रोल रखें, यानी कि खरपतवार आपकी फसलों में ना रहें। क्योंकि मान लीजिए खरपतवार है और आप फसलों पर स्प्रे कर रहे हैं, तो थ्रिप्स क्या करेगा, वो आपके जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनमें छिप जाएगा कुछ समय के लिए और फिर से अटैक करेगा। तो इसलिए जो आपकी क्रॉप है, आपकी फसल है, वो वीड्स फ्री होनी चाहिए। जब भी आपकी फसलों में किसी इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, तो आप उसको पहले वीड्स फ्री करें, उसके बाद स्प्रे करें, तो जिससे जो कीट है वो अच्छे से कंट्रोल हो। तो ये आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी फसल में, आपके खेत के अंदर थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फसलों में जो हमारी ब्लू, येलो या वाइट स्टिकी ट्रैप आती हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। तो जो हमारी ब्लू है, येलो है, वाइट है, ये तीनों ही जो थ्रिप्स है उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 25 यानी कि 25 जो ये स्टिकी ट्रैप है पर एकड़ के हिसाब से, इनको एक खेत के अंदर 1 एकड़ में 25 स्टिकी ट्रैप जो है उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, एक तो जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने में, साथ में उस थ्रिप्स को मॉनिटर करने में भी, कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ हमारे थ्रिप्स में, हमारे खेत में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, तो आप इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये उसकी जो संख्या है उसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप स्टिकी ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो मल्चिंग सीट आती है हमारी, जो रिफ्लेक्टिंग मल्च आती है, स्पेशली जो सिल्वर और ब्लैक कलर की आती है, तो उसमें हम सिल्वर को ऊपर रखते हैं। तो आप मल्चिंग में भी आप खेती कर सकते हैं। यदि थ्रिप्स का अटैक आपके एरिया में ज़्यादा हो रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप मल्चिंग में प्लांटिंग करें। क्योंकि देखिए जब हमारा पौधा छोटा होता है उस टाइम पे यदि थ्रिप्स का अटैक हो जाता है, तो उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हमारा पौधा छोटा होगा, हमने प्लांटिंग की और छोटा हमारा पौधा रहता है, तो छोटे पौधे पर हमारा जो थ्रिप्स है
वो अटैक नहीं कर पाता है यदि हमारी क्रॉप मल्चिंग में है। आप ये टेस्ट भी करके देख सकते हैं। आप 2 बेड आप मल्चिंग में लगाएं, 2 बेड आप बिना मल्च के लगाएं, तो आप देखेंगे, या आप बिना मल्च के लगा रहे हैं, पूरी क्रॉप आप बिना मल्च के लगाएं, उसमें से 2 या 3 बेड आप मल्चिंग में लगाएं, तो आप देखेंगे कि जो मल्चिंग में आपने लगाई है तो उस पर जो छोटा पौधा होगा थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा, और भी सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं होगा। माइट्स को छोड़कर, माइट्स अटैक उस समय भी कर सकता है, लेकिन थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स ये अटैक नहीं करते हैं। और थ्रिप्स में भी अच्छा काम करता है क्योंकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जब हम मल्च लगा देते हैं, सिल्वर को ऊपर रखते हैं, तो उससे थ्रिप्स नहीं आता है, तो स्पेशली छोटे पौधा हमारा थ्रिप्स से बचा रहता है। लेकिन जब क्रॉप बड़ी हो जाती है तो उस टाइम पे जो मल्च है वो काम नहीं करती है। उस टाइम पे जो और प्रैक्टिसेस हैं आप वो फॉलो करेंगे तो वो कंट्रोल होगा। तो उस टाइम पे हमारा पौधा भी बड़ा होता है, थोड़ा स्ट्रांग भी होता है, तो वो झेल भी पाता है। लेकिन पौधा छोटा होता है, उस टाइम पे उसको बचाना बेहद ही जरूरी होता है। तो काफी इफेक्टिव पाया गया है कि जब आप मल्च का उपयोग करते हैं तो थ्रिप्स का अटैक काफी कम देखने को मिलता है। और छोटे पौधे में तो देखने को नहीं मिलता है, जब बड़ी क्रॉप हो जाती है जब भी हमें देखने को मिलता है। तो आप जो मल्च है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो जाए तो जो हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनका ज़्यादा उपयोग से बचें, उनका कम से कम उपयोग करें उस टाइम पे जब तक थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है, या कोई भी इंसेक्ट है उसका अटैक हो रहा है तो उस टाइम पे जो हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनको कम दे दें, कम यूज करें, और एक्सेस तो बिल्कुल भी ना दें, यानी कि जरूरत से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये इंसेक्ट के अटैक को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जब भी आपकी फसलों में थ्रिप्स का अटैक हो जाए। तो ये इनमें से जो मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई, इनमें से जो जो आप फॉलो कर सकते हैं उतना आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी थ्रिप्स को कंट्रोल करने में। अब जानते हैं थ्रिप्स का हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल में पहले आते हैं कुछ हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट, कुछ ऐसे बेनिफिशियल कीट होते हैं जो थ्रिप्स को या अन्य सकिंग पेस्ट को खा जाते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं या उनको नष्ट करते हैं, उनको खा करके खत्म करते हैं। तो इसमें हमारा एक तो आता है लेडी बग। लेडी बग काफी इफेक्टिव है, जो छोटे कीट हैं या उनके अंडे हैं उनको खा जाता है, थ्रिप्स को, एफिड्स को, तो उनको खाने में हेल्प करता है, उनको खा करके हमारी फसलों को सेफ रखता है। तो ये जो लेडी बग्स है इनके एग्स मिलते हैं, जो भी ये बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, कीट हैं, इनके एग्स मिलते हैं मार्केट में, आप वो ला करके अपनी फसलों में इवनिंग टाइम में उसको इंस्टॉल कर देंगे तो वो वहाँ से जो एग्स हैं, एग से ये फिर इसका जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है, तो फिर ये एडल्ट बन के और इस तरीके से काम करता है। तो ये आपको मिलते हैं, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो पहला है हमारा लेडी बग। दूसरा आता है हमारा लेसविंग। लेसविंग जो इंसेक्ट है ये भी थ्रिप्स को या अन्य कीटों को जो सकिंग पेस्ट है उनको खाता है और हमारी फसलों को सेफ रखता है। तो ये काफी अच्छे रहते हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और आता है मिनट पायरेट बग्स। ये भी जो थ्रिप्स है, एफिड्स है, उनको खा करके हमारी फसलों को सेफ रखता है। तो इनमें से जो भी आपको बेनिफिशियल कीट के एग्स मिल जाते हैं उनमें से कोई एक लेकर के अपनी फसलों में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये काफी इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं और ये काम करते ही करते हैं। तो इनको आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप, जैसे कि हमारा ब्यूवेरिया बेसियाना आता है, आप उसका स्प्रे ले सकते हैं अपनी फसलों पर वीकली, यानी कि हफ्ते में एक बार उसका स्प्रे ले सकते हैं। ये भी हमारी फसलों पर थ्रिप्स को और जो सकिंग पेस्ट है, एफिड्स को, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसका आपको वीकली स्प्रे लेना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि ब्यूवेरिया बेसियाना वो हमने यूज किया, काम नहीं किया। तो देखिए, एक तो ये जो बायोलॉजिकल जो कीटनाशक हैं इनके उपयोग के समय हमें बहुत सावधानी रखनी है। हम ऐसे ही उपयोग करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। सावधानी बहुत सारी होती है, मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताता भी हूँ, जैसे कि इसको इवनिंग टाइम में ही स्प्रे करें। मार्केट में आप परचेज करने जा रहे हैं तो देखें वहाँ भी कि उन्होंने इसका जो स्टोरेज है वो सही किया है, सही टेम्परेचर में किया है, ऐसा तो नहीं कि बाहर ही पड़ा है, या जो आप लेकर आ रहे हो ओपन तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। यदि हाई टेम्परेचर में रखे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रखे हैं, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो जो बायोलॉजिकल यदि आप कंट्रोल कर रहे हैं, ब्यूवेरिया बेसियाना इनका यूज कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जब इनके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इनके उपयोग के बाद आप कोई कीटनाशक उपयोग नहीं कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब आप इनको देखेंगे तो आप ये अच्छे काम करते हैं और जबरदस्त काम करते हैं, और कीट इनके प्रति रेजिस्टेंस की कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो ये इनके रिजल्ट आने ही आने हैं यदि आप इसको पूरी सावधानी के साथ उपयोग करें। तो आप जो ब्यूवेरिया बेसियाना है उसका उपयोग कर सकते हैं।
अब जानते हैं हम इनका ऑर्गेनिक कंट्रोल कैसे करें। तो ऑर्गेनिक कंट्रोल में देखिए सबसे जो बेस्ट काम करता है वो है हमारा नीम ऑयल। नीम ऑयल लेंगे आप 10,000 ppm का, यानी कि 10,000 ppm का, और उसकी जो आप स्प्रे ले सकते हैं 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे लेंगे, यानी कि 400 ml पर एकड़ के लिए वो पर्याप्त रहता है। तो वो बहुत ही इफेक्टिव है, वो जो कीट हैं हमारे उनके एग्स को भी, अंडों को भी नष्ट करता है। तो थ्रिप्स को के साथ साथ अन्य कीटों पर भी काम करता है, और इसके प्रति कीट कभी भी जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप कितनी बार भी यूज करें ये इसका रिजल्ट आना ही आना है। और देखिए नीम ऑयल की खास बात ये भी है कि जो कुछ रासायनिक कीटनाशक हैं उनके साथ भी ये कंपेटेबल है। तो जो रासायनिक कीटनाशक हैं जैसे कि आप इमिडाक्लोपिड का दे रहे हैं, थायोमेथोक्साम का दे रहे हैं, तो क्योंकि उनके रिजल्ट तो रहे नहीं है, वो 50% काम करते हैं, तो उनके साथ इसको ऐड करके उनके रिजल्ट को एनहेंस कर सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन यूज करके भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारे कीटनाशक हैं, रासायनिक कीटनाशक, जिनके साथ हम नीम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और या सेपरेट भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है यदि आप ऑर्गेनिक कंट्रोल चाहते हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल कंट्रोल की, यानी कि कुछ ऐसे आधुनिक कीटनाशक की जो थ्रिप्स पे अभी भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जो अभी भी यानी कि अभी लॉन्च हुए हैं, हाल ही में नए कीटनाशक हैं, क्योंकि उनके ही रिजल्ट हमें थ्रिप्स पे देखने को मिलते हैं। तो इनमें पहले नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा डेलीगेट, जिसमें टेक्निकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डेलीगेट जो आता है ये अच्छा रिजल्ट देता है, इसको आप किसी भी फसल पर यूज कर सकते हैं। थ्रिप्स के खिलाफ मैंने यूज किया है, अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग भी आपको इवनिंग टाइम में करना है, शाम के समय करना है। तो आप डेलीगेट जो हमारा कीटनाशक है वो यूज कर सकते हैं। इसकी डोज रखनी है 0.9 ml पर लीटर, यानी कि 180 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका यूज लेना होता है। तो ये थ्रिप्स पे काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक और कीटनाशक आता है ट्रेसर के नाम से, जिसमें स्पिनोसाइड होता है। तो ट्रेसर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है जो हमारा थ्रिप्स है उसके खिलाफ। देखिए ट्रेसर हो या डेलीगेट हो, ये दोनों एक ही बैक्टीरिया से के फर्मेंटेशन से निकाले गए हैं, तो एक ही तरीके के होते हैं। तो इन दोनों का अच्छा रिजल्ट है। जो डेलीगेट आया है वो बाद में आया है, वो आधुनिक है, और जो हमारा ट्रेसर है वो थोड़ा पुराना हो चुका है। तो दोनों, हम इनको दोनों को भाई भाई भी कह सकते हैं। तो जो हमारा ट्रेसर है उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जो थ्रिप्स के खिलाफ, तो आप इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद आता है कीफून इंसेक्टिसाइड, टेक्निकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कीफून का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है थ्रिप्स के खिलाफ, तो आप ये भी उपयोग में ले सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है, यानी 1.5 से लेकर 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कीफून भी जो थ्रिप्स को कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है। उसके साथ साथ देखिए एक ग्रासिया आता है, ग्रासिया इंसेक्टिसाइड, ये भी काम करता है, तो आप ये भी यूज में ले सकते हैं। तो ये सभी जो कीटनाशक हैं इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए हैं थ्रिप्स के खिलाफ। उसके साथ साथ देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे तो जरूरी है ही है, साथ के साथ ड्रिंचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्रिंच और स्प्रे जब आप दोनों करेंगे तो आपको और भी बेहतर कंट्रोल मिलेगा यदि आपका थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब देखिए जो मैंने स्प्रे के लिए तो जो मैंने आपको अच्छे कीटनाशक हैं वो बता दिए, लेकिन जो आपको ड्रिंच लेना है वो सस्ते टेक्निकल का लेना है। जैसे कि आप इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं, थायोमेथोक्साम ले सकते हैं, तो इनको आप ड्रिंचिंग में यूज करें। तो ड्रिंचिंग में इनको यूज करें। स्प्रे में जो मैंने कीटनाशक बताए उनका उपयोग करें। मान लीजिए आपने पहला स्प्रे लिया, दूसरा आप ड्रिंच लेंगे, 5 से 6 दिन बाद या 6-7 दिन बाद ड्रिंच लेंगे, फिर 6-7 दिन बाद एक और स्प्रे लेंगे। तो स्प्रे ड्रिंच स्प्रे इस तरीके से आप जो केमिकल कंट्रोल में आप इन कीटनाशकों का इस तरीके से उपयोग करेंगे तो आप अच्छे से जो थ्रिप्स है उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि थ्रिप्स को आप कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, इस तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो थ्रिप्स है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।